नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा सम्मानित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूँ कि बात शुरू कहीं से भी हो, ख़त्म मुस्कुराहटों पर होनी चाहिए। आदमी सामाजिक जीव है, यानी हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हमें साथ साथ रहने में खुशी मिलती है। हम परिवार के साथ, दोस्तों के साथ रहकर खुशी महसूस करते हैं। तो फिर इन रिश्तों की मजबूती के लिए हमें ही कुछ करना होता है। साइंस कहती है कि जुबान पर लगा जख्म सबसे पहले ठीक होता है, और एक्सपीरियंस कहता है कि जुबान के कारण लगा जख्म सारी उम्र तंग करता है और अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। कभी जब कोई हमारी बात ना माने या कोई काम हमारी इच्छा के मुताबिक ना हो या कोई हमसे बदतमीजी करे तो हमें गुस्सा आ जाता है। नेचुरल सी बात है, सामने वाले ने गुस्सा दिलाया तो गुस्सा तो आएगा ही। अब अगर गुस्सा आएगा तो हम भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ अंट शंट बोल देंगे, उससे सामने वाले को और गुस्सा आ जाएगा और फिर अथ श्री महाभारत कथा हर घर में होता है, हर रोज होता है। हम सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। पर इससे पहले के रिश्तों के बारे में हम कुछ और बात करें, मैं एक छोटी सी घटना का वर्णन करूंगा जो मेरे जीवन में बीती, मेरे सामने बीती और मेरे जीवन के हर सबक का अहम हिस्सा है। उस घटना की ही प्रेरणा है कि हमारा आज का टॉपिक परिवार और रिश्तों को लेकर के है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्यार, सत्कार, परिवार। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। हैप्पीनेस की कोचिंग देते हुए मैंने कुछ शादियां भी टूटने से बचाई हैं। उनमें से एक उदाहरण बहुत अच्छा है, मेरे दिल के बहुत करीब है। लड़की नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। 3 महीने बीत गए थे। इस बीच पति पत्नी में फोन पर भी बात नहीं हुई। दोनों साइड्स ने मान लिया था कि अब यह शादी नहीं चलेगी। लड़का यानी दूल्हा, वो मेरा स्टूडेंट था, मुझसे कोचिंग ले रहा था। उसने मुझसे बात की, कैजुअली बात हुई, उसने मुझसे बात की। मैं लड़की से मिला। मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारा पति बहुत शर्मिंदा है। वो कहता है कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मैंने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। अब शर्मिंदगी इतनी है कि मेरी ये भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको फ़ोन करूं। किस मुंह से फ़ोन करूंगा। ये सुनना था कि बेचारी लड़की रोने लग गई, खुद को कोसने लग गई। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा जो घर है तुम्हें वहीं रहना चाहिए। और मैं वापस आ गया। बस इतनी सी बात, कुछ और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। मैंने परेशानियों के बारे में, बहस के बारे में, लड़ाइयों के बारे में कुछ ना पूछा, ना बताया।
सिर्फ इतनी सी बात की और मैं वापस आ गया। और फिर मैंने वही उस लड़के को कहा जो मैंने लड़की से कहा था, और फिर उसको कहा कि पत्नी को लाने का फर्ज पति का होता है। लड़के ने अपनी कार उठाई और बीवी को ले आया। शादी बच गई इतनी सी बात से। सोचिए कितनी छोटी बात जो कितनी बड़ी बन सकती थी, वो निबट गई एक छोटे से एटीट्यूड से। अब दोनों सुखी जीवन जी रहे हैं। याद रखिए, जब रिश्तों में अहम आ जाता है, ईगो आ जाती है, तो हम चाहते हुए भी पहल नहीं करते, और उसका रिजल्ट ये होता है कि बातचीत बंद हो जाती है या नेगेटिव टोन में हो जाती है। उसमें बस आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म, शिकायतें, कंप्लेंट्स, ऐसी चीज़ें भर जाती हैं। इससे आपस में एक दूसरे के प्रति और गुस्सा बढ़ता है और रिश्ते टूट जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक बात है जो सोचने वाली है, और वो है कि गुस्सा हमें आता है या गुस्सा हम करते हैं। सोचिए, अगर हमें कोबरा सांप काटने को आए तो हम उस पर गुस्सा करेंगे या हमें उससे डर लगेगा? अगर एक चोर हमारे घर में घुसकर हम पे बंदूक तान दे तो हमें गुस्सा आएगा या डर लगेगा? याद रखिए, हमें गुस्सा उस पर आता है जिसे हम डरा सकते हों। मैं दोहराता हूं, हमें गुस्सा उस पर आता है जिसे हम डरा सकते हों। जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उससे तो हम खुद डर जाते हैं। गुस्सा तो तब भी आता है, आता ही है, लेकिन तब हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। यानी हमें गुस्सा आता नहीं है, बल्कि हम गुस्सा करते हैं। हमें गुस्सा आता नहीं है, बल्कि हम गुस्सा करते हैं। हम करते हैं गुस्सा, और अगर हम गुस्सा करते हैं और सांप के सामने या चोर के सामने या बॉस के सामने या क्लाइंट के सामने हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम जब भी चाहें अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि गुस्सा हमें कोई दूसरा नहीं दिलाता, हम खुद गुस्सा होते हैं। जिस दिन हम अपने गुस्से के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, उस दिन से हमें गुस्सा कंट्रोल करने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जिस दिन हम अपने गुस्से के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, उस दिन से हमें गुस्सा कंट्रोल करने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। बस सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं। दोनों मिलकर घर बनाते हैं और घर चलाते हैं, फिर आपस में हमेशा झगड़ते क्यों हैं? सालों साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते? अगर बीवी सेक्रीफाइस करती है परिवार के लिए, पति भी वैसे ही सेक्रीफाइस करता है, तभी परिवार की गाड़ी चलती है। लेकिन बहुत से घरों में पत्नी हमेशा सुनाती रहती है कि मैंने अपनी इच्छाओं का दम घोट दिया, शादी करके मुझे क्या मिला, वगैरह वगैरह। बीवी अगर बिना कोई तनख्वाह लिए घर संभालती है तो खाविंद भी अपनी सारी तनख्वाह परिवार पर ही खर्च करता है। दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर है, दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर है, दोनों का सेक्रीफाइस भी बराबर है। इसलिए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला। पति को भी नहीं कहना चाहिए। अगर लड़की ने कई लड़के देखकर एक चुना, तो लड़के ने भी शायद कई लड़कियां देखकर एक चुनी। मैं जब अपनी कंपनी वाओ हैप्पीनेस में लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, तो उसमें हम
अलग अलग समस्याओं के हल के लिए एक फॉर्मूला अपनाते हैं जिसे हम कैश फार्मूला कहते हैं। कैश फार्मूला एक एक्रोनिम है जो अंग्रेजी के CAS और H के जोड़ से बना है। इसमें C से बना है क्लैरिटी, A से बना है एक्टिवेशन, S से बना है स्टेपिंग अप और H से बना है हैप्पीनेस। तो जीवन में अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो कैश फार्मूला याद रखिए। कैश फार्मूला, कैश फार्मूले पर अमल कीजिए। इसे दोबारा समझ लीजिए। इसमें C से बनता है क्लैरिटी, A से बनता है एक्टिवेशन, S से बनता है स्टेपिंग अप और H से बनता है हैप्पीनेस। तो अब इस फॉर्मूले के प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं। एक जमाना था जब नाई रिश्ते तय कर देते थे। नाई इतने समझदार होते थे कि वो दोनों परिवारों का स्टेटस देखकर रिश्ते मिला देते थे। दो अजनबी लोग पति पत्नी बन जाते थे, कोई सवाल नहीं उठता था, कोई झगड़ा नहीं होता था। फिर समय आया कि परिवारों ने खुद एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। समय कुछ और बदला तो परिवार के बड़े बूढ़ों ने वर और वधू को देखना शुरू कर दिया। लड़की वालों के बुजुर्ग लोग दूल्हे को देखते थे, लड़के वालों की तरफ से बुजुर्ग लोग लड़की को देखते थे। हम थोड़े और मॉडर्न हुए तो परिवार के बाद लड़का लड़की भी एक दूसरे को देखने लगे। और फिर समय बदला, देखने के अलावा शादी से पहले आपस में मिलने भी लगे। और अब तो समय ये भी है कि किसी दिन आपका बेटा आपको आकर ये कह सकता है, ममा मीट माई वाइफ। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बदलना ही होता है। हम भी बदले हैं और आगे और भी बदल रहे हैं। यह बदलाव चलता रहेगा, इसे हम न रोक सकते हैं न ही रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आकाश में उड़ते समय निगाह जमीन पर होनी चाहिए। अब जैसा वर और वधू को देखने के तरीकों में बदलाव आया, वैसे ही समय के साथ साथ पति और पत्नी के आपसी रिश्तों में भी बदलाव आया है। वो समय था जब समाज का दबदबा होता था, समाज का लिहाज होता था, तलाक को लगभग क्राइम माना जाता था। कोई तलाक की बात सोच भी नहीं सकता था। न लड़का, न लड़की, न लड़के वाले और न लड़की वाले। परिवार भी बड़े बड़े होते थे, बच्चे ही नहीं सास ससुर भी साथ रहते थे। पति व्यवसाय करता था या नौकरी करता था और पत्नी घर संभालती थी। लड़कियों की शिक्षा में भी एक सब्जेक्ट होम साइंस होता था जिसमें कुकिंग, वीविंग, सोइंग जैसे हुनर सिखाए जाते थे। आप में से भी बहुत से लोगों ने शायद वो ज़माना देखा होगा। परिवार में एडजस्ट करने के लिए तरीकों पर गपशप होती थी। गड़बड़ ये थी कि ज़्यादातर घरों में सिर्फ पति का या ससुर का, यानी बुजुर्ग जो भी घर के मुखिया थे, उनका रौब चलता था और पत्नी सिर्फ बर्दाश्त करती थी। फिर पढ़ाई लिखाई का ज़माना आया, लड़के और लड़की को लेकर सोच बदली, लड़कियों को भी हायर एजुकेशन दी जाने लगी। अब लड़कियों ने भी होम साइंस की जगह मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स जैसे स्ट्रीम्स में पढ़ाई शुरू कर दी। फिर ये भी हुआ कि लड़कियों ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, इनकम का इंडिपेंडेंट साधन बना, पति पर डिपेंडेंस कम हुई या खत्म हो गई। बहुत अच्छा हुआ, स्त्री को अपना अधिकार मिला। पर थोड़ी सी गड़बड़ यहां भी हुई। आत्मविश्वास बढ़ना तो बहुत अच्छा था, पर कुछ मामलों में अहंकार भी बढ़ा, ईगो भी बढ़ी। अब जब जीवन में अहंकार आ जाए तो किसी दूसरे की बात को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। फिर चाहे सामने सास ससुर हो, देवर हो, ननद हो या खुद पति देव। ईगो ने झगड़े बढ़ा दिए, परिवार भी मॉडर्न हो गया और समाज भी तलाक को मामूली बात समझने लग गया। यहाँ तक कि बच्ची को पढ़ाने लिखाने और नौकरी पर लगाने का ऑब्जेक्टिव ही ये हो गया, उद्देश्य ही ये हो गया कि अगर तलाक हो जाए तो इंडिपेंडेंट साधन हो इनकम का। नजरिया ही बदल गया, व्यू पॉइंट बदल गया।
अब नज़रिया बदल गया तो जीवन बदल गया। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने वाली है तो कैश फार्मूला याद रखिए, जीवन सुधर जाएगा। मैं दोहरा देता हूं, कैश एक फार्मूला है जो एक एक्रोनिम है अंग्रेजी के CAS और H का, इनके जोड़ से बना है। वे C से बनता है क्लैरिटी, A से बनता है एक्टिवेशन, S से बनता है स्टेपिंग अप और H से बनता है हैप्पीनेस। तो जीवन में अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो कैश फार्मूला याद रखिए और इस पर अमल कीजिए। अब इसका खुलासा करते हैं। C यानी क्लैरिटी का मतलब है कि पुरुष होने के कारण पतिदेव दिल के बजाय दिमाग से सोचते हैं, और पतिदेव को क्लैरिटी है कि पत्नी के साथ व्यवहार में दिमाग के बजाय दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसको जैपनीज लैंग्वेज में कहते हैं यिन एंड यांग, या चाइनीज में कहते हैं यिन एंड यांग एनर्जी। फीमेल जेंडर में यिन एनर्जी ज़्यादा होती है जिसके कारण उनमें कंपैशन आता है, और मेल जेंडर में यांग एनर्जी ज़्यादा होती है जिसके कारण उनमें लॉजिक आता है, बल आता है, फोर्स आती है। यांग एनर्जी वाला आदमी दिमाग से सोचता है और यिन एनर्जी वाला व्यक्ति दिल से सोचता है ज़्यादा। तो अगला स्टेप है A यानी एक्टिवेशन। आप सब देवियों को चाहिए कि आपके पतिदेव जब ऑफिस से आएं तो उनका स्वागत मुस्कान के साथ करें, उन्हें फ्रेश होकर चाय वाय पीने दें, और अगर घर की किसी समस्या पर बात करनी ही हो तो उसके बाद करें, और उसे भी पॉजिटिव तरीके से करें। और पतिदेव को एक्टिवेट करना है अपने आप को ये समझकर कि रिश्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी सोचना ज़रूरी है। दोपहर को एक फ़ोन करके बीवी का हालचाल पूछ लें, लंच किया कि नहीं किया, बच्चों के स्कूल में क्या हुआ, ना छोटी सा सवाल पूछ लें। शाम को ऑफिस से चलते वक्त एक फ़ोन और कर दें, ऑफिस में देर हो रही हो तो भी इन्फॉर्म कर दें, ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़कर आएं। अब आता है S से स्टेपिंग अप, यानी इसे और बढ़ाना। महिलाओं के लिए स्टेपिंग अप का मतलब है गली की गपशप और पड़ोसियों के घर की बात पतिदेव को बताने की लालसा से परहेज करना। पतिदेव अगर अपने ऑफिस या व्यापार की कोई बात बताना चाहें तो उसे ध्यान से सुनना, कहीं वो राय मांगे तो राय भी देना। वहीं पतिदेव के लिए स्टेपिंग अप का मतलब है अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठना, उनकी बात सुनना, उनकी समस्याओं को दूर करने में हर संभव सहायता देना, बच्चों के होमवर्क में दिलचस्पी लेना, सिर्फ हुक्म ही ना चलाते रहना बल्कि छोटी छोटी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेना। क्लैरिटी, एक्टिवेशन और स्टेपिंग अप हो जाए तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाएगी। तो कैश फार्मूला याद रखिए, C फॉर क्लैरिटी, A फॉर एक्टिवेशन, S फॉर स्टेपिंग अप। ये सारे मिल जाएं, इनको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करें तो हैप्पीनेस आएगी ही आएगी। आप महिला हैं तो कुकिंग भी करती होंगी, आप रोज़ ही अपने परिवार के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती हैं, लंच भी बनाती हैं और डिनर भी बनाती हैं। मैंने क्या कहा? ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लंच बनाती हैं, डिनर बनाती हैं। ये 3 शब्द अगर आप याद रखती हैं तो आपकी पारिवारिक समस्याएं हल हो जाएंगी। 3 शब्द हैं, मैं फिर दोहराता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इन तीनों का पहला अक्षर याद रखिए, ब्रेकफास्ट का B, लंच का L और डिनर का D, यानी BLD। आसान है ना याद रखना, BLD। B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ। बर्थ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जन्म कब होगा, किसके यहाँ होगा, किन हालातों में होगा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। इसी तरह डेथ पर भी, मृत्यु पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी मृत्यु कब होगी, किन हालातों में होगी, कहाँ होगी, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर बर्थ और डेथ के बीच में एक और चीज़ है,
जिसे लाइफ कहते हैं। BLD, B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ, L फॉर लाइफ। ये हमारा जीवन है और इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लाइफ पर पूरा कंट्रोल है हमारा। इसको ढंग से जिए। अगर किसी से प्यार है तो ज़रूर बताएं। किसी के लिए दिल में आदर है तो ज़रूर बताएं। किसी के एहसानमंद हैं तो ज़रूर बताएं, ताकि जब डेथ बेड पर पहुँचें तो रिग्रेट ना हो, दुख ना हो, अफसोस ना हो कि मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया या कह ही नहीं पाई। दुनिया में एक नर्स ने जो ऑस्ट्रेलिया में थी, उन्होंने 30 साल तक वार्ड में काम किया और डेथ बेड पर पड़े लोगों का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता था कि मैं अपने दिल की बात अपनी पत्नी को, पति को, बच्चों को, सास ससुर को, दोस्तों को बता ही नहीं पाया या बता ही नहीं पाई। डेथ बेड का वो रिग्रेट दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट है और उस रिग्रेट से बचना है तो L फॉर लाइफ, लाइफ पर कंट्रोल कीजिए। अगर इस अफसोस से बचना है, अधूरी इच्छाएं साथ नहीं ले जानी है, डेथ पीसफुल हो, तो कैश फार्मूले के साथ साथ BLD का फार्मूला भी याद रखिए। डेथ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बर्थ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लाइफ पर कंट्रोल है। भाई घर में हैं तो नोक झोंक तो होगी ही। तब आपको सोचना चाहिए कि कहना है या सहना है, कहना है या सहना है। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। किसी ने कुछ भी कह दिया और हम फट पड़े, हमने भी कुछ भी अंट शंट बोल दिया तो बात बिगड़ेगी ही। फटाफट गुस्सा हो जाने वाले लोग अक्सर अपना नुकसान करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि गाड़ियों में रिवर्स गियर होता है, तो जब आप पार्किंग में हो, जैम में फंस जाएं, तो आप गाड़ी को थोड़ा बैक करके फिर आगे चल पड़ती हैं। इसी तरह जीवन में कहीं कोई हमारा दिल दुखा दे, अपमान कर दे या हमारी बात ना माने, तो गुस्सा करने के बजाय थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाइए, थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाइए, प्यार का गियर लगाइए, सब्र का गियर लगाइए, सहनशीलता का गियर लगाइए और उस पल को गुजर जाने दीजिए। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, खुद को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि गुस्सा नहीं करना है, तुरंत जवाब नहीं देना है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी पर हो जाएगी। कठिनाई सिर्फ शुरू में आएगी, फिर आदत बन जाएगी। आदत एक बार बन गई तो परेशानी खत्म। क्योंकि गुस्सा कर लेना या दिल में गांठ बांध लेना या फिर बदले में सामने वाले का अपमान कर देना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। इससे अक्सर बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सहनशीलता के साथ स्थितियों को गुजरने दें। आज मेरे एक मित्र ने मुझे व्हाट्सएप पर एक चित्र भेजा। वो चित्र एक शिला का है जिसे 4 व्यक्तियों ने उठा रखा है और चारों व्यक्ति, वो शिला सपाट शिला है, 4 उसके कोने हैं और चारों व्यक्ति एक एक कोने पर खड़े हैं। उन चारों में से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं सकता। उनमें से एक व्यक्ति के चेहरे पर गुस्से के भाव हैं कि मुझे ये इतना भारी शिला, इतना भारी पत्थर उठाना पड़ रहा है। उसके साइड में जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी मूर्ति है, उसके चेहरे पे उदासी के भाव हैं कि मुझे ये मेहनत वाला काम करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। और तीसरी साइड में जो व्यक्ति है, उसके चेहरे पे बहुत खुशी के भाव हैं कि ये पत्थर का टुकड़ा, ये शिला, ये किसी पूजा स्थल का हिस्सा बनेगी जहाँ लोग आएंगे,
मन्नतें मांगेंगे, उनकी मन्नतें पूरी होंगी और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो मैं एक बड़े अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा हूँ जहाँ लोगों को जीवन में खुशी और सफलता मिलने के चांसेस हैं। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। उसी के आगे चौथी दिशा में जो चौथा व्यक्ति है, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यानी वो न्यूट्रल है। तो एक ही काम है, एक शिला को 4 आदमी ने उठा रखा है। एक आदमी क्रोधित है, गुस्से में है, दूसरा उदास है, सैड है, तीसरा खुश है कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और चौथे के चेहरे पे कोई भाव नहीं है, यानी मुझे काम सौंपा गया, मैंने करना है, मेरी ड्यूटी है, दैट्स ऑल। सो किसी इवेंट पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हम क्रोधित होते हैं, गुस्से में आते हैं, एंग्री होते हैं, या हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, सैड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉयफुल होते हैं, आनंद मनाते हैं, या हम न्यूट्रल रहते हैं, चेहरे पे कोई भाव नहीं है, जो काम आया है वो करना, वो जिंदगी का हिस्सा है। ये चारों ही स्थितियां पूरी तरह से हमारे हाथ में हैं। यही चीज अगर हमने समझ ली तो परिवार में, रिश्तों में, बच्चों के साथ, पति देव के साथ, सास ससुर के साथ, ननद के साथ, देवर के साथ खटपट होने के चांसेस घट जाएंगे। जीवन सुखी हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, और जीवन खुशहाल होगा तो हम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, खुशी से काम करेंगे, काम भी अच्छा होगा, उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। जहाँ दिमाग गुस्से में हो, काम की तरफ फोकस नहीं होता, काम गलत होते हैं, उससे और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो वो सारी परेशानियों का इलाज खुशी है, और खुशी के लिए हमारी रिएक्शन को मैनेज करना आना, वो हुनर हमें सीखना चाहिए। तो कैश फार्मूला, BLD फार्मूला और चारों रिएक्शंस, मैंने इनका जिक्र इसलिए किया कि आप इस चीज़ को समझें, इस लेसन को जीवन में उतारें। देखिए, भाषण बहुत सुनते हैं, हर रोज़ हम 10 किताबें पढ़ते हैं, 10 भाषण सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं। जीवन में नहीं उतारा तो वो शब्द हैं, जीवन में उतार लिया तो जीवन है। प्लीज इस अंतर को समझिए। नॉलेज इज नॉट पावर। ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान तभी शक्ति है अगर उसका प्रयोग किया जाए। नॉलेज इज अ पोटेंशियल पावर। इसे पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट एब्सोल्यूट पावर। ये पूर्ण शक्ति नहीं है, शक्ति में बदला जा सकता है। तो नॉलेज मैं आपको दे सकता था, दी। जीवन में उतारना, उसे शक्ति बनाना, उसे अपनी ताकत बनाना आपके हाथ में है। मैं यही कहूँगा। आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, या कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.pkkhurana.com। मेरी वेबसाइट से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक प्यार, सत्कार, परिवार अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।